हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये संविधान का हमारा 7वां टेस्ट सीरीज है। इसके जितने भी उत्तर दिए गए हैं सब व्याख्यात्मक हल के रूप में दिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे जो भी तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से 15, 20 या 18 क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 7वां टेस्ट सीरीज। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में, देखिए इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सब थोड़ा टफ हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी आपको पूरी ही आनी चाहिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब जो सही है इन चारों में से वो बताना है कि कौन कौन से सही हैं। 1 तथा 2 सही है, 2 तथा 3 सही है, 1, 3 तथा 4 सही है, या 2, 3 तथा 4 सही है। आप लोग इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। इन चारों में से कौन सा सही है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यही दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होता है। और काफ़ी लोगों का ये वाला क्वेश्चन गलत भी होता है, क्योंकि इसका एक बार पोल किया गया था, 91% लोगों ने इसमें गलत उत्तर दिया था। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। यह अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब जो गलत है वो बताना है। ये ध्यान देना है कि जो गलत है वो बताना है इन चारों में से। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं। ये बताना है कि लोक वित्त के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। ये गलत है। बाकी ये भी आता है, सार्वजनिक राजस्व भी आता है और वित्तीय प्रशासन भी आता है। बाकी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन ये नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर गलत कह रहा है। कौन सा गलत है? तो गलत डी हो जाएगा। लोक वित्त, जिसको पब्लिक फाइनेंस भी कहते हैं, सरकार के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ये बताना है। सिंपल सी बात है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 118। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110। 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यही बताना है कि जो लोक लेखा समिति होती है उसका कार्य क्या है। शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की
रिपोर्ट का परीक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें एक एक या दो दो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्ज़ाम में। कोई सा भी एग्ज़ाम देखेंगे आप तो पॉलिटी के ये क्वेश्चन एक या दो ज़रूर मिलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना लोक लेखा समिति का यही कार्य होता है। निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? इन चारों में जो एक भिन्न है वो बताना है कौन सा भिन्न है। पिछड़ी जात आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग। इन चारों में से कौन सा एक भिन्न है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इन चारों में से भिन्न है। ऐसा क्यों है अभी ये पता चल जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधानेतर निकाय है जबकि अन्य तीनों संवैधानिक निकाय है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 2 बार MPPCS में आया है और 1 बार BPSC में, लेकिन अभी यूपी में नहीं आया है, आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसको बहुत सही से करिए। मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? क्या चीज़? सामाजिक विभेद का उन्मूलन। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दूसरी पीढ़ी। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का उन्मूलन मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार ये पहली पीढ़ी में है, तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने का अधिकार शामिल है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक, संसदीय कानून, नीति आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संवैधानिक। जो अंतर्राज्यीय परिषद हैं ये संवैधानिक स्रोत से इसका निर्माण किया जाता है। सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। सरकारीय आयोग, तो इसका गठन किया गया था केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं उनके बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन हो गए जिनका व्याख्यात्मक हल दिया गया था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, ये आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।